आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो हमारा यूनिट 5 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है चल रहा है, जिसमें भाग 2 हम आधुनिक युग की कविताएं जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। आज जो कविता पढ़ने जा रहे हैं हम कुकुरमुत्ता संपूर्ण कविता व्याख्या सहित पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसमें जैसे एक लाइन आई है, अभी सुन बे गुलाब भूल मत जो पाए खुशबू रंगो ओ आप, कौन चूचा स्वाद का तूने अशिष्ट ज्ञान पर इतना रहा है कैपिटलिस्ट। यहाँ कैपिटलिस्ट का अर्थ है पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यवस्था आ चुकी है और किस तरह से यहाँ पर व्यंग्य के रूप में कैपिटलिस्ट शब्द का प्रयोग किया। ये सारी चीज़ें हम निराला ने इस कुकुरमुत्ता के माध्यम से उभारा है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। इस कविता के माध्यम में कुकुरमुत्ता महाकवि निराला की प्रगतिवादी विचारों का प्रमाण यह कविता पाठकों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसमें निराला का विद्रोही स्वर घोर आत्मविश्वास के रूप में दिखाई देता है। इस कविता में उन्होंने पाठक की दृष्टि से बांध बदला है। उन्होंने कुकुरमुत्ता जैसे उपेक्षित पौधे को श्रमजीवी मजदूर वर्ग से जोड़ते हुए उसकी सर्वव्यापकता और महत्व स्थापित करा है। यहाँ पर कुकुरमुत्ता को किससे जोड़ा है आप देखेंगे, श्रमजीवी जो मजदूर है उससे इन्होंने तुलना की है, महत्व दिया है इसे। कवि ने गुलाब को पूंजीपति वर्ग का प्रतीक माना है। पूंजीवादी का वर्ग नवाबी था से अपना जीवन व्यतीत करता है, अपनी पैसे से बल पर सर्वहारा या निर्धन वर्ग के लोगों को अपनी सेवा से नियुक्त करता है, ऊपर अपने पैसे की ताकत का रौब चाहता है। गुलाब की रखवाली के लिए मालिक की सेवा की खान किसमें काट छाट कर जरूरत पड़ती। अगर इस तरह उचित सेवा ना की जाए तो गुलाब उतना सुंदर नहीं हो सकता जितना लोग उसे देखते हैं। उसमें ठीक अलग तो गुलाब उतना सुंदर नहीं हो सकता जितना लोग देखते हैं, और उसके ठीक अलग जो है कुकुरमुत्ता बिना किसी विशेष देखभाल के कहीं भी पैदा हो सकता है। यह किसी भी टीले कूड़े स्वयं ही उग जाता है। उसे ना तो खाद की जरूरत होती है, ना सेवा की। अपने छोटे से अस्तित्व को वह शान के साथ जीता है। धूप पानी वर्षा आंधी का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पूंजीवादी वर्ग भी गुलाब की तरह सुख सुविधा और सेवा का आदी है, उनके अभाव में उसका जीवन कठिन हो जाता है। जबकि श्रमजीवी वर्ग जो कुकुरमुत्ता की तरह अपने बल पर उसका जीवन जीता है। गुलाब जिस तरह खाद का खून चूसकर अपनी रंगत चमकाता है, खाद को से चमकता, ठीक उसी तरह पूंजीपति वर्ग भी श्रमिकों का खून चूसकर मोटा होता रहता है। कवि ने प्रस्तुत कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ता के भिन्न भिन्न प्रतीक दिए हैं जिनके द्वारा वे अपनी विशिष्टता और समाज का प्रभाव देखते हैं। तो कुकुरमुत्ता को श्रमजीवी मजदूर की तरह बताया और गुलाब को आपको पता है जीवी के पूंजीपतियों के बीच में दिखाया गया है। अब यहीं पर हम जानेंगे जैसी पूंजीवादी व्यवस्था की चमक के पीछे हजारों लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, खून चूसकर ही पनपती है। कुकुरमुत्ता के प्रतीक के माध्यम से कवि पूंजीवादी वर्ग का उसकी असलियत बता रहा है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हो, हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, कविता पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम कुकुरमुत्ता कविता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आई आपके सामने बच्चों कुकुरमुत्ता कविता। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे जिससे सारी वीडियो आपको समय अनुसार मिल सके। तो देखिए हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। 1 मिनट। ये आया कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी लिखा हुआ है। तो कुकुरमुत्ता यहाँ पर लिखा है, एक थे नवाब, ये लिखा है ना, एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनी भी का बाग बनहर लग रहा था, एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीबी की गोद पर तरकीब की क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। ये आप देख रहे हैं, फूलों के पौधे लग रहे थे वहां खुशनुमा। तो फूलों के पौधे यहाँ पर हमने यहाँ तक, तो यहाँ पर चमन में फैली घनी तक हम यहाँ तक पहले व्याख्या कर रहे थे, कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ तक एक थे नवाब, तो यहाँ पर नवाब का मतलब है राजा, फारस मतलब इराक,
नवाब का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा। क्या हो जाएगा यहाँ, इसका मतलब हो जाएगा राजा। और फारस का मतलब होगा इराक। इसका क्या मतलब हो जाएगा, फारस का मतलब है इराक। तो आप इराक देख लेते हैं। और बाड़ी मतलब अहाता, जहाँ पर पेड़ पौधों का पूरा बाड़ी, बाड़ी हो जाता, बड़ी बाड़ी में लगाए थे तो मतलब बाड़ी क्या हो जाएगा, अहाता, एक बाग। तो जहां पर सारी चीजें लगाई थी। एक सपना जग रहा था, सांस लड़ी तहजीब। तो अब देशी मतलब स्थानीय हो जाएगा। देशी मतलब क्या हो जाएगा, स्थानीय चीजें। तो देश की अपनी देशी पौधे मतलब अपने देश के। स्थानीय। मनहर मतलब मन को हरने वाले, मन को लुभाने वाले। मनहर मतलब क्या हो जाएगा, मन को लुभाने वाले, एकदम आकर्षित करने वाले, अच्छा लगने वाले, ये सारे इसको मतलब बता दिए। अब इसका उत्तर बताती हूँ। और तहजीब आपको पता ही है, तहजीब क्या होता है, संस्कृति, कल्चर, हमारा कैसा कैसा तहजीब का मतलब संस्कृति या कल्चर हो जाएगा आपका। तहजीब तक का हमने बताया। तहजीब यहाँ पर कल्चर में संस्कृति आपका ये होगा। अब इसका अर्थ बताना है, देखिए इसकी इसके प्रसंग के रूप में हम बता सकते हैं कि इस कविता में प्रसिद्ध कवि महाकवि निराला का प्रसिद्धि प्रगतिवादी कविता कुकुरमुत्ता से ली गई है, आपको पता है। इसमें कुकुरमुत्ता को सर्वहारा, कैसे सर्वहारा वर्ग का प्रतीक और गुलाब को पूंजीवती व्यवस्था का प्रतीक बनाए। सर्वहारा, और ठीक है, गुलाब का सौंदर्य शोषण पर विकसित होता है, पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण करने के साथ अपनी सुंदरता बिखेरता है। पूंजीवादी लोग इस सौंदर्य को सजाकर दुनिया के सामने लाते हैं। गुलाब इसी सोच का प्रतीक माना जा रहा है। और व्याख्या अब हम देख लेते। महाकवि निराला कहते कि एक नवाब या राजा थे। एक थे नवाब, तो एक नवाब या राजा, उसने अपने बगीचे के लिए इराक के प्रसिद्ध गुलाब मंगाए थे। फारस से मंगवाए थे गुलाब, मतलब इराक से क्या मंगवाए थे, प्रसिद्ध गुलाब मंगवाए थे। उस गुलाब को उसके बड़े बगीचे में लगाया गया था। और बड़ी बाड़ी में लगाया था उसने। बड़े बाड़ी मतलब बगीचे में लगाए गए थे। तो आप देख सकते हैं, बड़ी बाड़ी में लगाए थे, बगीचे में लगाए गए थे। उसके गुलाब के साथ देशी गुलाब के पौधे भी लगाए थे। स्थानीय जो देशी हैं वहाँ के पौधे भी लगाए गए थे। तो देशी पौधे भी उगाए गए थे, मेरे देसी पौधे भी लगाए गए थे इस बगीचे में। खासकर उस गुलाब के लिए कई नौकर एवं माली काम पर लगाए गए थे। गजनवी जैसे शक्तिशाली बादशाह के समान इस नवाब का बगीचा भी अच्छा लग रहा था। गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। गजनवी का जैसे बादशाह होता है, जैसे गजनवी है ना, तो यहाँ पर गजनवी शब्द दिया गया, आप देख सकते हैं। तो गजनवी जैसे शक्तिशाली बादशाह जो है उसके समान इस आपका बगीचा भी अच्छा लग रहा था। इस बगीचे को देखकर सपना जन्म लेता है, एक सपना जग रहा है। तो आप देख रहे हैं, सपना जन्म लेता है। इसे देखकर संस्कृति विकसित होने लगती है, जो कल्चर है, तहजीब है, वो विकसित होने लगती है। और इस प्रकार इस बगीचे का वातावरण व्यवस्था विकसित होती है। बगीचे के चारों ओर सुंदर सुंदर क्यारियां बनी हुई हैं और उसमें गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर नवाब और गुलाब को पूंजीवादी व्यवस्था का, नवाब और गुलाब को कैसा पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक बनाया गया है। और गजनीवी भारत पर आक्रमण करने वाला था। उसने 17 बार आक्रमण किया था और अफगानिस्तान में उसने सुंदर सुंदर बगीचे निर्मित कराए थे। नवाब को गजनवी कहा गया है। यहाँ पर नवाब जो है उसे क्या बोला गया है, गजनवी बोला गया। तो ध्यान रखिए, यहाँ नवाब जो है गजनवी का प्रतीक है। अब आगे देख रहे हैं। एक सपना जग रहा था, सांस तहजीबी की गोद में तरतीबी क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली गली, पौधों में वह लग रहे थे खुशनुमा। बेला, गुलशब्बे, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुल दाऊदी, निवाह, धनराज और कितने किरण फूले फव्वारे, कई रंग अनेकों, सुर्ख धनी, चंपई, आसमानी, सब्ज, रोज, सफेद, जर्द, बादामी, वसंत सभी भेदा। वसंत सभी भेदा। फलों के भी पेड़ थे, आम, लीची, संतरे और फल से चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध।
लगे लगकर हवा चलती, मन मन चहकती बुलबुल मचलती टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बना था शिया, साफ रहा सारा साफ रहा सरा दाने दानों और दूर तक फैले हुए पुल छोड़ बीच में आराम का दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुतरा चमन नकली, कहीं झाड़ी। आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाप पर उसका पड़ा था रौब ओ दाब। क्या पड़ा था? रौब ओ दाब। अब इसका हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। नकली कहीं झाड़ी, झाड़ी तक की व्याख्या पढ़ने वाले हैं, नकली रही झाड़ी। तो यहाँ तक हम व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। चले आगे ऊपर से हम चल रहे हैं। यहाँ पौधों के पौधे भी लग रहे थे खुशनुमा, जो फूलों के जो पौधे हैं वो भी खुशनुमा लग रहे थे। आज शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। जैसे बेला शब्द यहाँ पर आया, बेला गंधराज को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? गंधराज एक फूल का नाम है। विभिन्न फूलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कामलिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखेरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निभा, गंधराज और कितने किरने फूल फव्वारे, कई रंग अनेक सुर्ख। मतलब यहाँ पर गंधराज तक कितने ही आपको देख सकते हैं। जो बेला से गंधराज तक जो है सारे क्या है? फूलों के नाम दिए गए हैं। बेला से लेकर गंधराज तक आप यहाँ तक देख सकते हैं। बेला से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक ये सारे आपके फूलों के नाम है। ये सारे क्या है? फूलों के नाम है बच्चों। तो ये सारे फूलों के नाम आ गए और सारे कहाँ पर? क्यारी में लगे हुए थे, फव्वारे जैसे लग रहे थे और इनके अनेकों रंग, जैसे सुर्ख, सुर्ख मतलब लाल, धनी मतलब रंग के, चंपई कलर के। इस तो ये सारे कलर बताए जा रहे। आसमानी, सब्ज, फिरोजी मतलब फिरोजी कलर का, सफेद रंग का, जर्द एकदम जैसे अंडे की एग की अंदर वाला येलो वाला पार्ट होता है वैसा जर्द, बादामी बादाम के रंग की, वसंती रंग की, सभी भेद सभी कलर के फूल वहां पर उगे हुए थे। फलों के भी पेड़ थे। कौन कौन से फलों के पेड़ थे आप देख सकते हैं यहाँ पर? आम, लीची, संतरे, फालसे। यहाँ पर आम, लीची, संतरे और फालसे थे। चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, मतलब यहाँ कलियां जो थी छोटी छोटी निकल रही थी और उसमें से निकल रही थी बिल्कुल अच्छी सी सुगंधित गंध, जो खुशबू है वो सबको मन को सबके मन को भा रही थी। लगे लगकर हवा चलती मन मन, और ऐसी लग रही थी हवा शीतल मंद मंद चल रही हो। सारी बात बता रहे हैं। मंद मंद मतलब धीरे, मृदुल मतलब मुलायम, भेद मतलब प्रकार, आशिया मतलब घर मकान, सरो मतलब तालाब, आराम का मतलब आराम करने वाला स्थान, बड़प्पन मतलब महानता और था मतलब जानकारी, चमन मतलब बगीचा। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो साथ साथ इसका बता दे, इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया गया कि महाकवि निराला उस बगीचे के बारे में कहते हैं कि गुलाब के अलावा दूसरे फूलों के पौधे भी लगे गए थे। इन फूलों में बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कलमिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलबेरू, गुलब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़ी, गंधराज आदि कई तरह के फूल हैं। बगीचे में भी कई तरह के फव्वारे लगे हुए हैं। बगीचे के देखकर कोई भी व्यक्ति रंगों को पहचान सकता है। लाल, घनी चंपाई, आसमानी छटा, फ्रोली सफेद, पर बादामी, बसंती आदि रंगों के बीच में अंतर है। इस बगीचे को देखकर पूरी तरह समझा जा सकता है कि किस तरह का ये बगीचा सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। फूलों के ही पेड़ नहीं थे यहाँ पर, फलों के भी पेड़ थे। वहां ढेर सारे फलों के पेड़ भी स्थान स्थान पर लगे हुए थे और इन पेड़ों में आम, लीची, संतरे और फालसे आदि के पेड़ थे। जो फलों के पेड़ थे इसमें बताया जा रहा है कौन से थे? आम, लीची, संतरे और फालसे आदि के पेड़ थे। इस बगीचे में हर समय कोई ना कोई कली, जो कली है फूल बनने के लिए चहकती रहती थी, फूल बनने के लिए तैयार रहती थी और कलियों को मुलायम कर निकलती रहती। तो मुलायम खुशबूदार जो गंध थी वो निकल रही होती थी। धीरे धीरे चलने वाली हवा
मानो ऐसा लगता था कि इस गंध के साथ गले गले मिलकर चल रही है। बगीचे में बिल्कुल चहकती रहती है, टहनियों के कारण मचलती रहती है। ढेर सारी चिड़ियों का इस बगीचे में आशियाना यानी बसेरा बना हुआ था। आशिया था ना, बाग चिड़ियों का बना आशिया, आशिया मतलब बसेरा। अपने वहां पर आके टहनियों पर वो अपने घोंसले बनाकर रह रही थी। जैसी बुलबुल वगैरह जितनी भी चिड़ियां हैं वो सारी वहां पर आके बसेरा बनाई हुई थी। बगीचे में बने रास्ते में बहुत साफ सुथरे थे। कैसे थे? रहा दाने और दोनों ओर दूर तक फैले कुछ छोर। साफ रहा थे मीन्स साफ सुरक्षित रहा। जो रास्ते थे दोनों ओर फैले हुए थे। बाग के दोनों ओर सुंदर तालाब लुटे हुए थे। इस तरह बगीचा दूर दूर तक फैला हुआ था। सरा मतलब सरोवर, तालाब। सरा मतलब क्या हो रहा है? तालाब। सरा का मतलब यहाँ तालाब से लिया गया है। आप ध्यान रखिए यहाँ पर। इस बगीचे में बीचों बीच आराम रस वाला स्थान बहुत था। ये आराम का उस की महानता की जानकारी दे रहा था। इस बगीचे में झरने, छोटे छोटे पहाड़, झाड़ियां बनी हुई थी। इस तरह ये साफ सुथरा चमन सबको आकर्षित कर रहा था। कहीं कहीं छोटी सी पहाड़ियां बनी हुई थी। आप देखे, कई झरने, कई छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन, नकली, कहीं झाड़ी। तो ये सारी चीजें आप देख सकते, कितना अच्छे से बताया। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब हमने साफ सुथरा मतलब, सुथरा मतलब अच्छा, साफ था। चमन मतलब बगीचा, कहीं झाड़ी नहीं। ठीक है, आया मौसम के बारे से पढ़ लेते। यहाँ पर बता रहे आया मौसम। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबा दो, वही गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता। पहाड़ी से उठे सर ऐट कर बोला कुकुरमुत्ता, अभी सुन बे गुलाब, फूल मत पाई जो पाई हूँ रंगो आप, फूल चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर, इतरा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, मालिक कर रखा है सहाय जाड़ा धाम। हाँ जिसके तू लगा पैर पर रखकर वो पीछे को भागा औरत की जानिब मैदान ये छोड़कर, तबेले में लट्टू जैसे तोड़कर। जैसी औरत को जानी मैदान ये जोड़कर और तबेले को लट्टू जैसे तोड़कर। यहाँ तक हम देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बुआ का मतलब बताया है। चमन से, ऐंठ मतलब घमंड, खुशबू मतलब महक से, रंगो मतलब रंगो आ मतलब रंग, जो रंग और चमक जैसी है। अशिष्ट मतलब बदतमीजी, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, गुलाम मतलब दास, धाम मतलब धूप है, और जानिब मतलब तरह, समान, एक जैसा, तबेले मतलब पशु बांधने वाला स्थान। तो इस वाले जो इसमें जो बताया है आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, यहाँ से बताया गया है। इसमें जो बताया ये पद्यांश महाकवि निराला के प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि कुरबत्ता से, आपको पता ही है, लिया हुआ है। इन पंक्तियों में गुलाब खिलने के बाद की स्थिति स्पष्ट की गई। गुलाब खिलने के साथ ही चमकदार कुरबत्ता भी पैदा होता, इसका आत्मगौरव भी भरा संबोधन शुरू हो जाता है। इसमें व्याख्या बताई गई है। महाकवि निराला कहते कि मौसम आने के साथ ही फारस के लाया गया गुलाब खिलता है। उस खिले हुए रूप से सारे बगीचे पर प्रभाव पड़ता है। बाग पर उसका पड़ा था रो आपदा, मतलब उसका प्रभाव, रो आपदा मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा है गुलाब का, जो फारस से मंगाया गया है उसके बारे में बताया है। फारस मतलब इराक से मंगाया गया है। उसके खिलने के रूप का सारे बगीचे प्रभाव पड़ता, उसके सौंदर्य, और आगे बगीचे में कोई दूसरा फूल नहीं था। इस बगीचे में गुलाब के साथ कुछ और भी पैदा होता था, चमकता हुआ गन में उगा हुआ कुकुरमुत्ता। कौन सा है? बोला कुकुरमुत्ता मीन्स कुकुरमुत्ता भी वहां पर क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है अपनी एक गन में। तो कुकुरमुत्ता भी पैदा होता है, और वह जिस और सिर पहाड़ी की तरह तना हुआ उठा हुआ रहता है उसका, और अपने गर्भपूत सिर को गुलाब की तरफ करते हुए वह कहता है। अब क्या कहता है? पहाड़ से उठे सर ऐड कर बोला गुलाब, तो पहाड़ की सरी, पहाड़ी से की तरह उसका सर तना हुआ रहता है और ऐड कर बोल रहा है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, मीज अपने गौरव। क्या कह रहा है? इसका अर्थ है कि वह कहता है कि अभी गुलाब तुम मेरी बात सुनो। यह कुकुरमुत्ता गुलाब के पैदा होने के कारण बताता है। वैसे
इस वह इससे कहता है कि गुलाब की चमक और खुशबू का कलर उसके द्वारा खाद का खून चूसता है। कुकुरमुत्ता उससे कहता है कि वह अशिष्ट है। क्या है? वह अशिष्ट है। खून चूसने के बाद भी वह डाल पर अपनी सुंदरता दिखाते हुए इतराता रहता है। वह पूंजीवाती चरित्र है। अपनी इस सुंदरता को पाने के लिए गुलाम ने कितने ही लोगों को उपरांत गुलाम बनाया है। उस गुलामी के लिए माली रखा गया। माली का उसका ध्यान रखने के लिए धूप, जाड़ा, बरसात सब कुछ सहना पड़ता है। इसके शरीर यानी तन में तो इतने रोते हैं कि जो भी उसको हाथ लगाता है वह पैर सिर पर रखकर पीछे की तरफ भाग जाता है, कि मतलब इसके इतने कांटे हैं, जो हाथ लगाएगा उसको वो चुभ जाते हैं, और इसलिए वो सब लोग इंसान चुभन के कारण भाग जाते हैं। व्यक्ति का भागना उसी तरह होता है जैसे कोई और डर कर भागता है। कभी कभी तो वह अपने अस्त बल को रस्सी तुड़ा कोई टट्टू भाग खड़ा हो। इस तरह गुलाब का सौंदर्य लोगों को दुख पहुंचाता है। इसके कांटे जो हैं दुख पहुंचाते हैं। इस तरह से पूंजीपति लोग भी हैं, जो श्रम मजदूर है, उनको किस तरह से दुख पहुंचाते हैं उसको महसूस किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम महसूस कर सकते हैं जैसे लोगों ने गुलाम बनाया हुआ है। तो कुकुरमुत्ता आत्म गौरव से परिपूर्ण व्यक्ति का परिचय मिलता है। गुलाब के सौंदर्य के पीछे वास्तविक कारण उसने पूंजीवती व्यवस्था के आकर्षण को स्पष्ट किया है। आप देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं शाहो वाला से। कहाँ गए हैं? यहाँ से हमारा तीसरा पैरा स्टार्ट हो रहा है। या शाहो। शाहो राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारण से तू रहा न्यारा। वरना क्या तेरी हस्ती है सोच तू, कांटों से भरा है ये सोच तू। कांटे भरा है ये सोच तू, कली जो छटकी अभी, सूख कर कांटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी। तू हरामी खानदानी, या तू हाशमी खानदानी हो सकता है इसका। खानदानी चाहिए तुझको सदा महरून निशा, जो निकले इत्र रू ऐसी दिशा, जो निकले इत्र रू ऐसी दिशा। बहाकर चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा। ख्वाब में डूमा चमकता है सितारा, पेंट में डंड में ले है चूहे, जवां पर लफ्ज प्यारा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसमें कुछ हम देख लेते हैं। न्यारा मतलब अलग, हस्ती मतलब व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी या अस्तित्व हमारा। पोंछ मतलब नीच, तुच्छ या अधम होता है। चुटकी मतलब खिली। हरामी मतलब दोगला, हरामी का मतलब दोगला इंसान। महरून निशा जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां का पहला नाम है महरून निशा। इत्र मतलब सैंड। ख्वाब मतलब परिभाग या ख्वाब मतलब सपना। जमा मतलब जुबान, जीव, लफ्ज या शब्द। अब यहाँ पर बताया गया व्याख्या हम कर रहे हैं। देखिए, कुकुरमुत्ता द्वारा गुलाब को फटकारता जारी है। वह उससे कहता है कि फटकारना जारी रहता है यहाँ पर, और उससे कहता है कि जो वह हमेशा से शहरों, राजाओं, अमीरों का ही प्यारा रहा है। लोगों को प्यारा होने के कारण वह एम साधारण लोगों से अलग बना रहता। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी डाल तो कांटों से भरी हुई है, तुम्हें जिसके लिए कांटों का दर्द सहना पड़ता है। अगर तुम्हारी पौधे में रोज पानी न डाले ना पड़े तो अभी जो कली खिलने वाली है वह सूख कर खत्म हो चुकी होती। तू तो खून चूसने वाला खानदानी हरामी है, यानी पूंजीवादी चरित्र के लोग परंपरा और संस्कार में शोषक प्रवृत्ति के होते हैं। तुम्हें अपना महत्व बताने के लिए महरून निशा यानी नूरजहां बेगम जैसा कृतदान चाहिए। ऐसे लोग इस गुलाब से इत्र निकालते हैं जो हर दिशा में फैल जाते हैं। इनके सम्मोहन से गंध लोग कल्पना लोक में अटकने लगते। उनका यह अटकना सार्थक नहीं होता है, इसका कहीं विनाश नहीं होता है। उसने कल्पना लोक में कभी अपना नहीं होता। जो सहारा देने वाला देखते हैं, इनको अपने में डूबते सितारे ही आते हैं। इन लोगों को हर प्यारी होती, जबकि हो सकता है कि वे भूखे पेट हों, वे भूखे दिमागी तौर पर नहीं होते।
ऐसे लोग विचारों के जो खत्म खल होते हैं वह बाहरी सौंदर्य का हिमायत देते। कुकुरपत्ता ने इन सारी बातों को माध्यम से समाज की पूंजीवादी विचारों को की पोल खोली है, उनके सौंदर्य प्रेम की वास्तविकता बताई है। उन्होंने कहा है कि गुलाब यानी सौंदर्य से आम आदमी अलग रहता है। और एक और विशेषता ये बताइए, गुलाब से मिलने वाले महक के कारण स्पष्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से चीजें रहती हैं, ये सितारा बन जाती हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख मुझको मैं बड़ा ढेर बलिष्ठ और ऊंच पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं बिना दाने का चुगा मैं। कलम मेरी नहीं लगती, मेरा जीवन आप जगता है। तू है नकली, मैं हूँ मौलिक। तू है बकरा, मैं हूँ कौलिक। तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभारा। तूने रोटी छीन ली चनखा बनाकर, एक की दो तीन मैंने गुन सुनाकर। तो यहाँ पर बताए, युग मतलब युगा मतलब खाना, मौलिक मतलब स्वयं बना हुआ, कौलिक मतलब रसाई, और उघाड़ा मतलब डबारा या बचाया, जन का मतलब हिजड़ा जो नपुंसक होता है। और यहाँ पर इस कुकुरमुत्ता जो है कविता में यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं निराला जी। इन पंक्तियों में निराला ने कुकुरमुत्ता अपने बारे में अहम विशाल केसा गुलाब के बातें करते हैं कि किस तरह से गुलाब है, कि कुकुरमुत्ता गुलाब से गर्व के साथ रहता है कि मुझे देखो, मुझे देखो, मैं तुमसे बदा हूँ। वह उगाबी गुलाब के ढेर बलिष्ठ ऊपर ही है। गुलाब को गाने के लिए उसकी कलम लगानी पड़ती है, पौधा लगाना पड़ता है, तब वो कहीं जाके लगता है। कुकुरमुत्ता कहते कि वह खुद से आता है, उसमें किसी दाना नहीं डाला जाता है, कोई भी खाद नहीं लगती, फिर भी वह खुद से आ जाता। अपना भोजन नहीं बनाना पड़ता, उसका कलम नहीं लगती। हर कुकुरमुत्ता अपने आप को असली और मौलिक कहता है। वह गुलाब से कहता है कि वह खली है, और वह यह भी कहता है कि वह रसोई है, तो गुलाब बकरा है। उसे डरना चाहिए, गुलाब का रंग उसका खुद का नहीं है, वह रंगा गया है। कुकुरमुत्ता हर तरह से साफ और धुला हुआ है। कुकुरमुत्ता कहता है कि वह तो पानी है, जबकि गुलाब उसे पानी से पैदा होने वाले बुलबुला है। एक पानी में जो बुलबुले उठते हैं, आपने देखा होगा, जब पानी में आप जैसे बरसात के समय देखेंगे किस तरह से पानी नीचे आ रहा हो, तो वो बुलबुले उठ रहे होते हैं। तो कुकुरमुत्ता अपने आप को पानी बता रहा है और गुलाब को बुलबुला बोल रहा है। दुनिया को खराब रहने का दोष भी गुलाब ने लोगों को मन में कल्पना आदि में भरकर उन्हें शेष समाज से काट दिया है। वह उन्हें नपुंसक बनाकर उनकी और दूसरों की रोटी छीन लेता है, जबकि कुकुरमुत्ता अपने समाज को व्यतीत करता है। अगर किसी ने उसे एक दिया है तो वह उसके महत्व की पहचानता है। उसने एक से के बदले 3 वापस किया है। तो भी सर्वहारा एवं मेहनतकश वर्ग अपने आप में मौलिक हत्या है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी विशेष चाहत के पूरा भी करता है। समाज को विकसित करने के बदले उन्हें बहुत कम मिलता है। जो श्रम वर्ग है, हमारा मजदूर वर्ग है, उन्हें बहुत मेहनत करने पर भी इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। इस कम साधनों में भी उसे अपने जीवन से शिकायत नहीं होती। वह इनके बदले कितने वापस करना है, सारी दुनिया जानती है। तो यहाँ पर बताया गया कि कुकुरमुत्ता की आत्म गौरव से परिपूर्ण बातों से सर्वहारा वर्ग की विशेषता में स्पष्ट होती है। सहज, सरल एवं विषयानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ। एक के बदले 3 देना मुहावरे का प्रयोग है। एक के बदले 3 देने, यहाँ पर जो मुहावरा है उसका प्रयोग किया गया। एक की 2 3 मैंने गुन सुनाकर। अब यहाँ पर आगे है, काम मुझे ही सदा है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चौथा पैरा। काम मुझी से सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। चीन से मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत की वह कैसा तना। सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप, पैराशूट ले विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। काम दुनिया में पड़ा जीव वक्र हूँ, उलट दे मैं ही जशोदा की मथानी। आई लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा
देख कैला तीर से खींचा धनुष मैं राम का, पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का। जैसे बलराम का हल रहता है ना काम का, पड़ा कंधे पर हल बलराम का। हम देख लेते हैं, यहाँ तक बताया गया है। यहाँ पर है सदा मतलब संभला हुआ, जाना हुआ, वक्र मतलब उल्टा, मथानी मतलब दही से मथने वाला, बेड़ा मतलब पलट देना। सॉरी बच्चों। इस यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है कि कुकुरमुत्ता अपनी सर्वव्यापकता का बखान करता है। वह स्वयं को गुलाब के हर तरह से महत्वपूर्ण मानता है। छाते की बनावट से लेकर बलराम के हल तक अपनी बनावट का असर बनाता है। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि कुकुरमुत्ता गर्व भरी उद्घोषण करता है कि दुनिया में हर तरह का काम उसी के माध्यम से पूरा हुआ, बिना उसके किसी काम का पूरा नहीं किया जा सकता है। वह कहता है कि ताकत से मेरे सामने शेर भी गधा साबित होता है। छाते का आविष्कार चीन में हुआ था। यह आविष्कार भी कुकुरमुत्ता को देखने के बाद ही संभव हो सका है। भारत में राजाओं के सिरों पर ताला जाने वाला छत्र भी उसी की बनावट से विकसित हुआ है। गुलाब कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि वह दुनिया हमें जहां भी जिस तरफ भी देखना चाहता है देख ले, हर तरफ कुकुरमुत्ता ही प्रभाव दिखाई देता है। छाता का पैराशूट भी नहीं, आज के जमाने में पैराशूट को भी देख सकते हैं। आसमान से धरती पर उतरने के लिए जिस पैराशूट को उपयोग किया जाता है वह कुकुरमुत्ता को देखकर ही बनाया गया है। वह कहता है कि विष्णु जिसे सुदर्शन चक्र का दूसरा नहीं है वह कुकुरमुत्ता है। टेढ़े वक्त में दुनिया के काम आने वाला चक्र भी मैं हूँ। यशोदा जैसी माँ का फारसी ही है। कुकुरमुत्ता को उलट कर ही यशोदा की मथनी बना ली, जिसे दही मठाया जाता है, जिसे दही बोला जाता है। इतना ही नहीं, मेरी कहती कहानी बहुत लंबी है। मेरे सामने आओ, मेरे साथ जुड़ो, हर बात का उलट पलट कर देखो, तभी तुम्हें मेरे रूप के बारे में पता चलेगा। राम जिस धनुष से तीर चलाते हैं वह धनुष भी वही है। बलराम भी वही है। जिस हल को हमेशा अपने कंधों पर लादे रहे वह हल भी वही है। मैं हर काम में आने वाला व्यक्ति हूँ। तो कुकुरमुत्ता अपने वर्ग को सर्वव्यापकता के गर्व के साथ प्रस्तुत करता है। भाषा विषय अनुकूल एवं भाव अनुकूल है। अब यहाँ बताया सुबह का चौथा हम पैरा, जो अगला पैरा है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा सुबह का सूरज से। सुबह का सूरज हूँ मैं ही चांद, मैं ही शाम का कल जुगी, मैं ढाल नाव का, मैं तला नीचे और ऊपर पार, मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोतली गल्ला, मुझसे मुझसे कल्ला, मेरे उल्लू मेरे लल्ला, कहे रुपया या अधन्ना, हो बनारस या न्यायवन्ना, रूप मेरा मैं चमकता, गोल मेरा ही बमकता, लगता हूँ पार, मैं ही डुबाता मझधार, मैं ही डब्बे का, मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही हूँ चूना। यहाँ बताया गया है गल्ला मतलब अनाज, कल्ला मतलब कड़ा जबड़ा सिर, जिसे कल्ला बोला जा रहा है। मझधार नदी की धार के बीचों बीच। यहाँ पर व्याख्या में बताया जा रहा है कुकुरमुत्ता अपनी विशेषता को आगे भी बताता है। वह कहता है कि सुबह उगने वाला सुख भी वही है, रात में उगने वाला सुंदर चांदनी भी वही है। कलमुन में घाव प्रतिघात से बचने वाला ढाल भी वही है। नाव के तले के रूप में वह नाव भी पानी पर तैरने लायक बनाता है, तो ऊबा पाल के रूप में आकर उसकी गति भी प्रदान करता है। कुकुरमुत्ता कहता है कि वह डांडी में लगा हुआ पल्ला भी है, जिसमें सारी दुनिया अपने खाने के लिए अनाज भी मिलाती है। वह कहता है व्यक्ति की भूले और सिर भी उसकी है। मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे लल्लू, कोई रूप से कहता है, कोई अधन्ना कहता है, कोई उसे बनारसी कहता है या नैवन्ना कहता है। सभी कुछ भी हो, हर जगह उसका ही रूप चमकता रहता है। इतना ही नहीं, उसी का सिक्का भी चलता है। डूबते हुए को पार लगाने वाला भी वही है। किसी का उसकी गलतियां हो के कारण बीच मझधार में भी डुबो देता है। डब्बे यहाँ बताया गया है कि डब्बे का नमूना मुझे देखकर बना। लोग जिस स्थान से चूने के साथ खाते हैं वह कुकुरमुत्ता के कारण ही है। तो इस तरह कुकुरमुत्ता सर्वव्यापक है।
यहाँ पर बताया गया कि प्राकृतिक शामियों को भी सरभारा के साथ जोड़कर देखा गया है। विषयानुकूल एवं भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ बताया गया, मैं कुकुरमुत्ता हूँ, मैं कुकुरमुत्ता हूँ, पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे ओम फलस और ब्रह्मा वर्त, वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त जैसे सिकुड़न और साड़ी, ज्यों सपाई और माड़ी, कास्मोपॉलिटिन और मेट्रोपॉलिटिन जैसे फ्राइड और लीटन, फेलसी और फलसफा, जरूरत और हो रफा, सरसता में फ्रॉड, सरसता में फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड, सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में लंठ जैसे खुशनसीब। यहाँ बताया गया, ओम फल मतलब केंद्र, अपार, बढ़ाएवत मतलब उत्तर भारत, पर्त मतलब परत, स्तर, कॉस्मोपॉलिटीन मतलब विश्वव्यापी, मेट्रोपॉलिटीन मतलब महानगरीय। इसमें इसमें बताया गया है, 1 मिनट, इसमें बताया गया है कि कुकुरमुत्ता कहता है कि वे अपनी स्थिति ये बहुत अच्छी तरह जानता है, वह कुकुरमुत्ता है, लेकिन दुनिया भर का ज्ञान भी उसी के बल पर जन्म लेता है, विकसित और इसी पे ही विकसित होता है, चाहे वह व्यंजन हुई और दर्शन साहित्य के विभिन्न सिद्धांत भी उसी ने बनाए हैं। ओम फलस यानी वृत्ति का केंद्र उत्तर भारत में, गणित की परंपरा भी उसी से ही बनी है। दुनिया के जितने गोले और परत बनाए गए हैं वह उसी के माध्यम से रूप पाते हैं। साड़ी और उसकी बिल्कुल सफाई और माड़ी की कड़क भी वही है। शहरों के रूप में मेट्रोपॉलिटन यानी बड़े बड़े महानगर और यहाँ तक कि विश्वव्यापी महत्व वाले शहर भी उसी ने रचे हैं। फ्राइड भी ली की रचनाओं का मूल तत्व भी है उसी ने डुबाए हैं। वह जीवन की सरस पाई जाने वाली गलती में मेरी अपनी ही है। मैं राजधानियों में लेनिनग्राड जैसे महत्व को बताने वाला हूँ। वह कहता है तुम्हें मेरी बातों की ठीक उसी तरह विश्वास चाहिए जैसे व्यक्ति अपने दुश्मनों के बारे में हर बात को विश्वास करता है। लेखकों में घृष्टता जैसे गुणों को पाए जाने वाली किए देता है। अगला बताया जा रहा है यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला हमारा पैरा आ जाता है, मैं डबल जब बनना डमरू, इकबंग तब बना वीणा, मंद होकर कभी नकीला, कभी बनकर हवान छेड़ा, मैं पुष्प और मैं ही अबला, मैं मृदंग और मैं ही अबला, चुने टवा के हाथ ही का मैं सितार, चुन्ने खां के हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तानपुरा, हसीनों का सुरभार, मैं ही लायर, लिरिक मुझसे ही बने, संस्कृत, फारसी, अरबी, ग्रीक, लैटिन के जने, मंत्र, गजलें, गीत मुझसे ही हुए शैदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा, वायलिन मुझसे बजा, बैंजो मुझसे सजा, घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल, शंख तुरही मंजीरे करताल, कर्नेट, क्लेरी अंटे, ड्रम, फ्लूट, गिटार बजाने वाले हसन खां, बुद्धू पीटर, मानते हैं सभी मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे छीड़ का मतलब यहाँ कमजोर से लिया गया है। लायर मतलब गीतकार, लॉयर मतलब का यहाँ पर क्या लिया गया, गीतकार के रूप में। लोरिक मतलब संगीत क्रम जो होता है। शैदा मतलब चमकदार। इस पद में विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर जो व्याख्या है इस पूरे पैरे की ये निकल के आती है कि कुकुरमुत्ता कहता कि दोहरा उल्टे रूप में दो के साथ मिलकर मैं ही डमरू बजाता हूँ। अगर वह बगल में रखा जाए तो वीणा के स्वरूप बनता है। इस प्रकार वीणा की खोज उसी के रूप को देखकर हुई। कमजोर सी ध्वनि धीरे धीरे मेरे रूप में से ही निकली है। वह कहता है कि संसार में पुरुष की तरह शक्तिशाली और स्त्री की तरह कमजोर भी वही है। वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी उसके
ही कारण उसके ही कारण संभव हो गया। वही मुकंग तबला बनकर संगीत पैदा करता है। चुन्ने खां द्वारा बजाए जाने वाला सितार, दिगंबर का तानपूत और हसीना का सुरभार, ये सारी चीजें उसी के देख कर बनाई गई, के आकार को देख कर बनाई गई है। कुकुरमुत्ता घोषित करता है कि संसार का सारा संगीत वही बनाता है। सारे संगीत रचनाओं में उसका हाथ रहा है। दुनिया के सारे गीत भी उसी ने लिखे हैं, चाहे वह संस्कृत में है, अरबी में है, फारसी में है, ग्रीक में है, लैटिन भाषाओं में बने हुए सारे काव्य विधान उसी ने रचे हैं। मैं सब कुछ उसी के कारण चमक पाते हैं, क्योंकि वे सारे उसी में पैदा हुए हैं, उसी के आधार पर अपना समस्त जीवन बिताते हैं। कुकुरमुत्ता कहता है कि संगीत के पीछे सारे मंत्र उसी ठीक से बजाया है, उसी ने ही बजाए हैं। वायलिन, बैंजो, घंटा, घंटी, ढोल, डफ, घड़ियाल, शंख, तुरही, मजीरे, कप्तान, कॉर्नेट, क्लेटिनेट, ड्रम, फ्लूट, गिटार, चाहे जो भी हो सारे उसी ने ही बजाए हैं। वह हसन खां हो या युद्ध बुद्ध हो या पीटर हो, ये सारे बजाने वाले मुझे हर तरह से जानते, वे मेरे महत्व को हर तरह से मानते भी हैं। इसमें जो निकल के आया विशेष रूप से क्या निकल के आया कि मेहनत कश वर्ग के महत्व को कला जगत से जोड़कर देखा गया है। विभिन्न वाद्य यंत्रों का यहाँ पर उल्लेख आपने देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगला पैरा स्टार्ट हो जाता है, वो देख लेते हैं यहाँ से। ताता धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सभी में लगी मेरी गिरह। नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कथक हो या कथकली या बॉल डांस, क्लियोपेट्रा, कमल भौरा कोई रोमांस, बहलिया हो, मोर हो, मणिपुरी, गरबा, पैर, माजा, हाथ, गर्दन, भौएं, मटका, अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गणना, किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है। सब में ताव मैंने बदले पैतरे, जहां भी शासक लड़े। पर है प्रोलेटेरियन झगड़े जहां, मियाँ बीवी के क्या कहना है वहां, नाचता है सुकोर जहां कोई ब्याज डूचता, नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुंचाता, जो क्लाइमेक्स है उसे पहुंचा देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से वर्णन किया गया है पूरा सॉरी बच्चों, बचाती ग्रह मतलब गांठ बंधन, प्रीलेटोपिन का मतलब सर्वहारा, क्लाइमेक्स का मतलब अंतिम चरण। जो क्लाइमेक्स कैसे आता है उसके बारे में अंतिम चरण के रूप में बताया गया। यहाँ पर जो निराला जी हैं वो कहना चाहते हैं कि कुकुरमुत्ता बात जारी रखता है। वह कहता है कि संगीत के जितने भी रूप है वह सब उसके बनाए हुए हैं। नृत्य में भी मेरा ही प्रभाव है, मेरे जीवन में भी में नाच कई रूप हैं। मैं तो पैरों से ही जाना जाता हूँ, दुनिया भर के नृत्य भी मेरे ही देन है। कथक हो चाहे कथकी हो, बालसा कथकली हो, बालसा रस हो, क्लियोपेट्रो हो, कमल भौरा, रोमांटिक डांस हो, बहेलिया डांस हो, मोर नृत्य हो, भोजपुरी हो, गरबा हो, सब उसी द्वारा विकसित किए गए। नृत्य में कब पैर उठता है, भौएं कब तनती हैं, गर्दन कब घूमती हैं, भौएं कब मटकती हैं, सब नृत्य उसी की इजाद में किए गए हैं। और अब नाम अफ्रीका का हो या यूरोप का, दुनिया में हर तरह के नृत्य मेरे पास से ही निकले गए हैं। सबके भाव मेरे अंदर से ही आए हैं, सबसे वह सब मेरे चमकते हैं, उनका पदाल मैंने ही बनाया है। अब यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि शासकों के बीच होने वाली लड़ाइयों में मेरा ही नृत्य चलता है। युद्ध भूमि में जो किया जाने वाला मौत के नृत्य से ही करता है। जब मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाता है या सर्वहारा वक्त में अपने हितों के लिए लड़ाई, वहां मेरे स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरा असली सार वही खिलकर सामने आ जाता है। मेरा नाच का अंतिम दृश्य वहां बनता है जहां कोई सूदखोर किसी गरीब को ब्याज के लिए दबाता है। इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ मेरा नाच नई व्यवस्था रचता है।
यहाँ बताने की कोशिश करिए कि दुनिया भर के नृत्यों की चर्चा करते हुए उसे मेहनत कश वर्ष से जोड़ दी कर समझाया गया है। सर्वहारा के झगड़े और सूदखोर वाली व्यवस्था के प्रति सर्वहारा की चेतना का पता चल रहा है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिए। अब अगला जो हमारा पैरा आ रहा है यहाँ से, नहीं मेरे हार्ट से, वो देख लेते हैं। नहीं मेरे हाथ काटे काट का, नहीं मेरे हाथ हाड़ काटे काट का, नहीं मेरा बदन आठों गांठ का, रसी रस में हो रहा सफेदी का, जहन्नम रोकर रहा। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस में मैं डूबा उतराया। मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पौधे निकले भास कालिदास ने। टुकुर टुकुर देखा कि मेरे ही किनारे खड़े हाफिज रवीन जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। कहीं 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 का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस एलिट ने जैसे दे मारा पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया जहां सारा। ज्यादा देखने को आंख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते हैं रोका नहीं रुकता जोश का पारा। आप देख सकते हैं जोश के पारे तक, यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है एक पैराग्राफ। तो यहाँ पर हाड़ मतलब हड्डी, जहन्नम मतलब नरक जिसे बोलते हैं, पोथे मतलब ग्रंथ, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव लिखा होना चाहिए था, यहाँ प्रोग्रेसिव का मतलब है, प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ लिया जा रहा है प्रगतिशील। और इसमें निराला जी इस गद्यांश में बताना चाह रहे हैं, जो पद्यांश है इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो जान लेते। कुकुरमुत्ता कहते हैं कि मेरे शहर में हाड़ मांस या कांटा नहीं है, नहीं मेरा शरीर आठों गांठ का बना हुआ है, इस सब के बाद भी मेरे भीतर रस ही रस भरा हुआ है। मेरी सफेदी को देखकर नरक भी रोने लगता है, दुनिया में सारे रस मुझसे ही हैं। आप दुनिया के जिस चीज में जीवन रस पाते हैं वह उसी मेहनत कश वर्ग से चुराया हुआ होता है। इस तरह कुकुरमुत्ता में रस इस तरह दुनिया कुकुरमुत्ता से रस चुराती है, वह तो रस हमेशा डूबता उतरता रहता है। मेरे इस जीवन रूपी रस में गोते लगाकर बड़े बड़े कवियों ने महान ग्रंथों की रचना की है। वाल्मीकि हो चाहे कालिदास हो चाहे व्यास हो या भास हो, सभी महान कवियों ने मुझसे ही अपने ग्रंथों को रचना का महत्व पाया है और मुझसे ही तत्व, जो मेरे अंदर का जो तत्व है मेरे अंदर से ही अपने ग्रंथों में लिया है। हाफिज और रवीन जैसे विश्व कवि तो अभी कुछ भी नहीं दे पाए हैं, वह तो मेरे किनारे खड़े होकर केवल टुकुर टुकुर मुझे देख कर भी भर रहे हैं और महाकाव्य आदि रच दिया। टी.एस. एलिट ने तो कहीं से कुछ लिया और कहीं से कुछ, इस तरह मुझी से सामान लेकर उन्होंने रचनाएं लिखकर पाठकों के सिर पर पत्थर की तरह दे मारा। पाठक भी जब इन रचनाओं को पढ़ते हैं तो अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं, वे मान लेते हैं कि लोगों ने सारा जहां और सारी बात लिख दी। उनकी रचनाओं को देखने के बाद वैसा ही अनमद होता है जैसा कि शार्क को किसी मछली को किसी तार के देखने के बाद होता है, अपने जाल को देखने के बाद होता है। उनको पढ़कर तो पाठकों को का जोश इतना बढ़ता है जैसे कोई प्रगति की हो विचारधारा की रचनाकार अपनी रचनाओं में समझ जोश भरा हुआ होता है। इसमें यहाँ पर निराला ने बताने की कोशिश की है कि साहित्य जगत में भी मेहनत कश वर्ग के लिए हुए प्रभाव की ओर संकेत किया गया है और यही सारी बात यहाँ बताई गई है। अगला हमारा पैरा जो स्टार्ट हो रहा है वो देख लीजिए। ये देखिए, यहीं से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ, मेरी सूरत के नमूने पिरामिड में मेरा चेला था यूक्लिड, रामेश्वर मीनाक्षी गणेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक जेवर जैसे कनक, हो कुतुब मीनार ताज आगरा या फोर्ट चिनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर गिरजा हो या घंटा घर, गुंबदों में गड़न में मेरी मोहर। एरियन हो पर्शियन या गाथिक आर्च पड़ती है मेरी ही टॉर्च।
तो ये मेरी ही टॉर्च तक यहाँ तक हम देखना चाहेंगे। अब यहाँ बताया गया चेला मतलब शिष्य, जनक मतलब पैदा करने वाला, कनक मतलब आपको सोना है, और जेवर मतलब आभूषण, गदन मतलब बनावट। गदन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बनावट, इसका अर्थ हो जाएगा बनावट। अब यहाँ पर जो बताया गया है, निराला ने इसकी व्याख्या जो है बताई गई, वो क्या कहता है कि मेरा यहाँ से सब कुछ हुआ है, सारी मानवता बनी है, सारे रिश्ते बने, हर रिश्ते बने, हर रिश्ते के नाम दिया है, दुनिया में आश्चर्य माने जाने वाले पिरामिड तो उसकी ही सूरत के नमूने, उसकी बनावट उसकी सूरत से मिलती है। युम युम्बी भाड़ जैसे विद्वान उसकी शिष्य थे, उसके विकास में इतना योगदान किया। भारत में जितने भी सुंदर मंदिर बने वे सब ही उसी ने बनाए, उसी ने उसे रचा, चाहे वे रामेश्वर हो, मीनाक्षी हो, भुवनेश्वर हो, जगन्नाथ हो, आदि सब के मंदिर वहीं से ही बने, उसकी बनावट को देख कर ही बने। हर चीज महत्वपूर्ण है। वह उसी तरह जैसे आभूषणों में सोने के आभूषण होते हैं, मंदिर ही नहीं, कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, फॉर्चूनर, बम्बई का विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता की मस्जिद, बगदाद की मस्जिद आदि, इन्हीं की सिवाय सेंट पीटर्सबर्ग का गिरजाघर या यूरोपीय शहरों का घर, उन सब की बनावट में उसका प्रभाव है। उनकी गुम्बद चाहे वह एशियन तरीके से बनाए या पार्शियन या गॉथिक तरीके से, इन सब की उसने प्रतिभा की चमक दिखाई देती है। इसमें विशेष रूप से बताया जाता है कि दुनिया के महान वास्तुकला एवं स्थापत्य के ऊपर मेहनत कश वर्ग का ही प्रभाव है, कि मेहनत या मजदूर लोगों ने इन सबको बनाया है, तभी ये सारी चीजें सुंदर दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर आगे जो मतलब निकल के आ रहा, देखे पहले के हो, बीच के हो या आज के, चेहरे से पिद्दी के हो या बाज के, चीन के, फारस के या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के हो या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के बुने जाले जैसे मकाकुल मेरे छते के हैं घेरे, छत्ते के हैं घेरे। सर सभा का फांसने वाला हूँ ट्रैप, टर्की टोपी डुपलिया या किश्ती कैप, और जितना लोग लगा जिनमें स्ट्रॉ या मेड, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेड, घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बड़ा, तू नहीं मैं ही बड़ा। तो यहाँ पर मकान और घर, मकान का मतलब घर से लिया गया है, यहाँ पर बताया गया है। इसमें निराला जी बताते हैं कि कुकुमत्ता कहता कि लोग बहुत पहले के हों या महेश काल के हों, इतना ही नहीं आज के भी हों या वह आज के भी हों, तब भी वही महत्वपूर्ण है। उनकी चेहरे मिट्टी से छोटे छोटे हो या बांस की तरह नुकीले होते, तिकारी की तरह हों। लोग चाहे चीन के हों या फारस के या जापान के या अमेरिका के या रूस के या इटली के, इंग्लैंड यानी किसी भी देश के क्यों ना हो, सबके चेहरे में उसका ही क्षण है, वहाँ गोलार्ध है जो आकाश की मौलिकता है। इस संसार में जितने तरह के मकान है, चाहे वह ईंट के हो या पत्थर के हो, लकड़ी के, सबको बनाने वाले वही हैं। उसी ने इन मकानों को अपने बल पर खड़ा कर दिया है, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले का बुचा कर भी उसको का इसी के कारण संभव हो पाया है। अंत में यही कहना चाहता है कुकमत्ता अपनी बात खत्म करते हुए कहता कि वह सिर में जिस फंदे को फंसा कर फांसी दी जाती है, उसी फंदे ने उसकी बनावट की देन है। इसी के और इसके अलावा वहाँ सिरहमोर है, उसी लोगों के सिर पर स्थान मिलता है। विश्व भर में जितनी भी टोपियां हैं, चाहे वह टर्की की हो या भारत की दुपलिया हो या नायका के कैप हो या अंग्रेजी कैप हो, सब गुणवत्ता के नकल हैं, सिक से ही बनाई गई हैं। वह कहता है कि वह तो इस रूप में लोगों के सिर पर चढ़कर घूमता रहता, इस तरह आपसे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर विशेष रूप से बताया है कि कुमुत्ता को गर्भोवित का ठोस आधार स्पष्ट किया गया। कुकुमत्ता यानी सर्वहारा व्यक्ति की पहचान है, और यहीं पर ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है।
आगे उसने बताने की कोशिश की, बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधखड़े, जगी गंदी रूखा सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियां, सेलरों की पड़ी थी गड्डियां, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, हवा बदबू से मिली। तो मतलब है बाग के भरे जितने भी झोपड़े पड़े हुए थे जो दूर से दिख रहे, बहुत गंदे गंदे झोपड़े भी बहुत ज्यादा गोल थे, उसी के आकार के बनाए हुए थे, और दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, मतलब अधगड़े से दिख रहे थे, मतलब अच्छे नहीं दिख रहे थे मगर फिर भी उसी के आकार का देख कर बनाए गए। जगह गंदी, रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी थी लंतरानी, मतलब रुका हुआ सड़ा हुआ पानी जिस तरह से रहता है उसमें कुमुत्ता पैदा हो जाता है, उसी तरह से जो पूंजीपति वर्ग से शोषित वर्ग पैदा हुआ है वो भी उन्हीं जैसा लग रहा है। बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियां, में बिलबिलाते कीड़े और बिखरी हड्डियां जैसे उन झोपड़े में मजदूर वर्ग रह रहा है। सैलरी की परों की थी गड्डियां, कहीं मुर्गे कहीं अंडे, कहीं मुर्गे रखे हुए थे कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे रखे हुए थे, मीस कंडे कहीं सुखाए जा रहे थे, हवा बदबू से मिली थी, हर तरह की बासीली पड़ी गई थी। रहते थे नवाब के खादिम ऐसी जगहों पे को, जो नवाब थे, राजा थे, बादशाह थे, ऐसी जगहों पे, ऐसी गंदी जगहों पे रहते थे। अफ्रीका के आदमी आदिम खान सामा, बावर्चियों, चौबदार, सिपाही, साइस, भिश्ती, घुड़सवार, ताज तामजान वाले, कुछ देशी कहार, नाई, धोबी, तेली, तंबोली, कुम्हार, फीलवान, ऊंटवान, गाड़ीवान, एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान, एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा करता या जिंदगी गिरता सदा। मतलब यहाँ बताया गया जितने भी लोग हैं सारे काम करने वाले, चाहे वो सिपाही हो, साइस हो, या भिस्ती हो, घुड़सवार हो, या बावर्ची हो, खानसामा हो, चौबदार हो, नाई हो, धोबी हो, तेली हो, तंबोली हो, कुम्हार हो, या ऊंटवान हो, गाड़ीवान, सब एक ही जगह की बस्तियों में रहते हैं। वहां से बदबुआं आती रहती है, झोपड़े पड़े रहते हैं, वो एक ही जगह सारे मजदूर रहते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे औरतें हों, चाहे नौजवान हो, सब वहीं पर ही रहते हैं। उस बस्ती में कुछ बागवान पेट के मारे वहां आ बसे, साथ उनके रहे रोए और हंसे, और उसी तरह से कुछ उस बस्ती में बगीचे वाले जो बागवान है आ जाते और हंसते रहते और रोते रहते हैं। एक मालिन बीबी मोना माली की थी, बंकलिन लड़की उसकी, नाम गोली, वह नवाबजादी की थी, हमजोली नाम था नवाबजादी का। बाहर नजरों में सारा जहां फरमा बरदार सारगी जैसी चढ़ी, पोएट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी। मतलब बताई जा रही है कि एक जो पूंजीपति वर्ग की जो बीवी थी मोना माली की थी, बंगालिन लड़की थी, बंगालिन लड़की थी, उसका नाम था गोली, वह नवाबजादी की थी हमजोली, और नवाबजादी जो थी बादशाह जो थी उनकी सहेली थी। और इसी तरह से नजरों नवाबजादी के बाहर नजरों से सारा जहां फरमादार था उसकी, उस हमजोली का फरमादार बना रहता था, और सारंगी जैसी चढ़ती रहती थी, और ट्री में बोलती थी, मतलब कविता में बोलती थी, और प्रोज पर अड़ी रहती थी बिल्कुल। गोली की माँ बंगाली बहुत शिष्ट, पोइट्री को स्पेशलिस्ट बातों जैसे मचती थी, सारंगी वह बजती थी सुनकर राग सरगम तान, खिलती थी बहार की जान। गोली की माँ सोचती रहे गुर मिला बिना मकते खींचे कान, देखा देखी बोली में माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने, इसलिए बाहर वह 12 मास डटी रही गोली की माँ के, कभी गोली के पास सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तनतनाती आती थी गोली, डांडी पर पासंग वाली की कोड़ी, स्टीम बोर्ड के डोंगरी फिरती डोरी पर, कहेंगे साथ ही साथ वह दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी। मतलब यहाँ पर बताया गया कि एक मजदूर वर्ग की लड़की थी और एक पूंजीवती वर्ग की जो लड़की थी वो साथ साथ रहती थी। तो 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। और साथ साथ बढ़ती थी, मतलब साथ साथ जो यहाँ के काम होते थे पूंजी साथ साथ वो साथ साथ करती थी, माँ मना भी करती थी फिर भी वो साथ में ही रहती थी। ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही है।
मैं बता, मैं कुमत्ता हूँ पर बेंजाइन वैसे। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ। दोनों के दिल मिले थे, तारे खुले खिले थे, हाथ पकड़े घूमती थी, खिलखिलाती झूमती थी, एक पर एक करती थी, चोट हटती थी लौट पर, साथ का दान दोनों का सिर, खुशी के कटते थे दिन। महल में भी गोली जाया करती थी, जैसे यहाँ बाहर आया करती थी। वो गोली नाम की जो लड़की थी मजदूर वर्ग की, वो महल में भी जाने लगी थी। एक दिन हंसकर बाहर ये बोली, चलो बाग घुमाए हम गोली। दोनों चली जैसे धूप और छां, जैसे धूप और छां होती एक साथ चली जाती। गोली की गले पड़ी बहार की बहा, साथ टेरियर और एक नौकरानी, सामने कुछ औरतें भरती थी पानी, सामने और औरतें पानी भर रही थी। वो देख कर सिटपटाई, जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को बाबू ने देखा, उतनी गर्दन को निकल जाने पर बाहर के बोली, पहली दूसरी से देखो यह वह गोली, मोना बंगाली की लड़की, भैंस भड़की ऐसी उसकी माँ की सूरत है, वो काली जैसी लगती है, मगर यह नवाब की आंखों में मूरत। रोज आती है महल को जगे भाग, आंख का सब उतरा पानी लगे आग। रोज ढोया आ रहा है मल असबाब, बन है गहने जेबर, पकता है कलिया कबाब। झटके से सिर आंख पर लिए घड़े, चली ठनक काटी कड़े, बाग में आई बहार। चंपे की लंबी कतार देखती बढ़ती गई, फूल में अड़ती गई। मौलसिरी की छाव में कुछ दूर बैठे बेंच पर फिर निगाह डाली, एक रेंज पर देखा, फिर कुछ उड़ रही थी तितलियां डालों पर, कितनी चहकती थी चिड़िया, और भौर गूंजते हुए मतवालों से उड़ गया एक मकड़ी का फसवार बड़े से जाले से। फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कितनी दूर तक, छोड़ देखा उठ रही थी धूप, पड़ती फुनगियों पर चकमकता रूप, ऐसे पेड़ से जैसे शाह से एक बड़े ताज पहने हैं कड़े। आया माली हाल गुलदस्ते लिए, गुलबहार को दिएगा गोली को एक गुलदस्ता, सूंघकर हंसकर बहार ने दिया, जरा बैठ कर उठी तिरछी गली होती कुंज को चली, देखी फारसी सी लिली और गुलबकाब ली। फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा, टोके पेड़ों से बाएं मुंह मोड़ा, एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी वही गुलाब बड़ी, देखो खिल रहे थे बड़े बड़े फूल। रहा है जी रहा सागर अकूल, दुब हिलाकर भागा टेरियर कुत्ता, जैसे डोड़ी गोड़ी चिल्लाती हुई कुकुरमुत्ता। सफपाई बाहर देखने लगी, जैसे कुकुरमुत्ते के प्रेम से भरी गोली दगी, भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, सिर्फ वह गोली को देखती रहे, निगाह की धार टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार तोड़कर कुबत्ता को होती थी। उनके निसार बहुत उगे थे तब तक, उसने कुल अपने आंचल में तोड़कर रखे, अब तक घूमी प्यार से, मुस्कुराती देखकर बोली, बाहर से देखो जी भरकर गुलाब, हम खाएंगे कुकुरबत्ते के कबाब। कुकुरबत्ते की कहानी सुनो, उसी जीभ में बाहर की आया पानी, पूछा क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज, जितना भाजियां दुनिया में इसके सामने नाचीज। गोली बोली, जैसे खुशबू इसका वैसा ही स्वाद, खाते खाते हर एक को आ जाती है इश्क की याद। सच समझ लो इसका कलिया तेल का भुना कबाब, भाजियों का वैसा। तो यहाँ पर गोली और जो दोनों दोस्त थे, उस जो दोनों दोस्त थी वो कहाँ पर जा रही थी, बगीचे में गई, और उन्हें वहां पर क्या दिखता है, कुकुरपत्ता। तो इसकी दोस्त जो है कुकुरपत्ता ले लेती है और कहती है मैं इसके कबाब बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? कबाब। तो वो कबाब बनाने लगती है, कबाब बनाने के लिए कुकुरपत्तों को तोड़ लेती है और इस तरह से टूटे हुए कुकुरपत्ते ले जाती है। आगे जैसा आदमियों ने नवाब नहीं, ऐसा कहते रही मालिन की छोकरी बंगालिन की, डांटा नौकरानी ने, चढ़ी आंख कानी ने, लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बहार के। नहीं अगर इसको कुछ कहीं पलटकर बहार ने उसे डांटा, कुकुरपत्ते को कबाब खाना है, इसके साथ यह जाना है, बता गोली पूछा उसने। कुकुरपत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है उसी की देता है गुलाब, गोली ने बनाया बाय घूम कर, फिर छोटी सी निकली उहू, कहा बकरा हो या डुम्बा, मुर्ग हो या कोई परिंदा, इसके सामने छू सबसे बढ़कर इसकी खुशबू है, भरता है गुलाब पानी इसके आगे, बढ़ती है सबकी नानी। चाव से गोली चली बहाकर उसके पीछे ही, बाहर जो है उसके पीछे ही चली, उसके पीछे टेरियर, फिर नौकरानी पोंछती जो आंख कानी थी, चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भुक्कड़ फलो वारी, उसके पीछे दुम झाटी टेरियर। आधुनिक पोएट जो थे
पीछे बांधी बचत की सोचती कैपलिस्ट पेट झोपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई, जोर से माँ को चिल्लाई। माँ ने दरवाजा खोला, आंखों में सबको तोला, भीतर आ डालिए पर रखिए। मोली ने वे कुरमुत्ते देखकर माँ खिल गई कि कुरमुत्ते लेके आई है, निधि जैसे मिल गई। कहाँ? गोली ने, अम्मा कलिया कबाब जल्दी बना दे, जो कबाब है इसके जल्दी से बता दे, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएंगे बाहर हम और दोनों मिलकर खाएंगे। पतली पतली चपातियां बनाना, उनके लिए भी सेक लेना। जला ज्यों ही उधर चूल्हा खेलने लगी। दोनों दुल्हन दूल्हा मतलब दोनों सहेलियां दुल्हन दूल्हा खेलने लगती। कोठरी भी अलग चलकर बांदी की कहानी को छलकर टेरियर था बाराती आज का गोली का साथ हो गया शादी के। फिर दुल्हन बाहर से गोला दूल्हा गोली की बातें करने लगी प्यार से। इस तरह सब कुछ बीता, खाना तैयार हो गया, खाने चली गोली और बाहर कैसे कहें भाव जो माँ की आंखों से बरसे। थाली लगाई, बड़े समादार से खाते ही बाहर ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों। अब यहाँ तक ये बताया है किस तरह से कुरमुत्ते को खाने के रूप में लिया जा रहा है, हर तरह से उसी का ही जिक्र आ रहा है। बांदी को भी थोड़ा सा दिया, जो नौकरानी थी उसे भी थोड़ा सा दिया। गोली की माँ ने कबाब परोसा, अच्छा लगा, थोड़ा सा कलिया भी बा दिया। हाथ धुलाकर देकर पान उसको विदा किया। कुरमुत्ते की कहानी सुनो। जब बाहर से नवाब के मुंह आया पानी, बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास। मालिक को बुला भेजा, वहां कुरमुत्ता चल कर ले आ तू ताजा ताजा। अब मालिक को जो बादशाह जो है भेज रहा है कि जा कुरमुत्ते को लेके आ। कुरमुत्ता कितना अच्छी चीज है जो हमें इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं और कितना स्वाद आ सकता है। जब उसकी बेटी ने जाके बादशाह की बेटी ने बताया जो बाहर है तो वो बताती है और फिर यहाँ से माली से कुरमुत्ते को ताजा ताजा मंगवाते। माली ने कहा हुजूर कुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज को मंजूर रहे अब सिर्फ गुलाब। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा सबके साथ, हम भी चाहते हैं अब कुरमुत्ता। अब जितने भी गुलाब हैं उन्हें वहां से उखाड़ फेंको, अब कुरमुत्ता ही लगा। बोला माली फरमाए माफ खता, कुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। अब यहाँ पर कुरमुत्ता अपने आप उगाए नहीं उगता है। तो यहाँ कहानी जो है एंड हो रही है। तो बच्चों इस कहानी में बताया जा रहा है अंत में वो बोलते हैं जिस तरह से पूंजीपति वर्ग को पता चलता है कि वो पूछते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहती हूँ, जिस तरह से ताजमहल बनवाते हुए वहाँ के मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, फिर कि दोबारा से यहाँ पर ना बन सके, वो उसी तरह से यहाँ पर बन गया था। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड हो जाता है कहानी का, किस तरह से एंड हो रहा है। और यहाँ पर कुरमुत्ता की कविता जो है आप लोगों को अच्छी लगेगी, आशा है ये सारी कविता आपको पसंद आई होगी और ये कविता बहुत अच्छी है। चलिए हम आपको पूंजीपति वर्ग की जो कविता है वो किस तरह से ये एक मजदूर वर्ग का शोषण करती रहती है और उन्हें बाद में अहमियत पता चलती है, किस तरह से ये अहमियत उन्हें पता चल रही है। मजदूर वर्ग की अपनी अहमियत है और कुरमुत्ता दोबारा से नहीं उठ पड़ता। जैसे एक श्रम मजदूर वर्ग है वह दोबारा से अपने आप ही उग सकता जब उसकी मर्जी होगी, किसी के पैसे से वो कभी भी नहीं लाया जा सकता। उसका भी एक आत्मविश्वास एक गौरव होता है। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा, अभी सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा स्वाद खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतना ही रहा कैपिटलिस्ट। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं और इसी तरह हम अगली कविता में लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।